हेलो। हाँ जी। तो हाल कैसा है जनाब का? क्या हाल चाल है आप लोगों के? ठीक है? तबीयत तबीयत ठीक है आप लोगों की है नहीं? सेहत का ख्याल रख रहे हैं आप लोग? प्लीज़ रखिए। हाँ, बड़ी ज़रूरत है हमें आपकी यार। बहुत सेहत का अपना ख्याल रखें आप लोग। तो जी, इससे पहले कि हम अपनी इस वीडियो लेक्चर की शुरुआत करें, एक बढ़िया सा कोट आज मुझे मिला, तो आई थॉट कि मुझे ये आपको बताना चाहिए। द फ्यूचर बिलोंग्स टू हु बिलोंग्स टू दोज who believe in beauty of their dreams. So do you believe in your dreams? Do you think your dreams are really nice and they are really beautiful? तो have some dreams, सबसे पहला स्टेप तो ये है बच्चा कि कोई ड्रीम होना चाहिए लाइफ के अंदर, और फिर उस ड्रीम की ब्यूटी को समझना चाहिए और उसके हिसाब से फ्यूचर पे काम करना चाहिए। तो अल्टीमेटली क्या करना है बच्चा? द फ्यूचर बिलोंग्स टू दोज हु बिलीव इन देयर ब्यूटी ऑफ देयर ड्रीम्स। अपने सपने खुद बनाओ और उस सपने की खूबसूरती को समझो और उसको साकार करो, तभी कुछ होगा। ठीक है? तो जी बच्चा, हम अपने पिछले वीडियो लेक्चर्स में क्या क्या पढ़ चुके थे? हमने डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का पहला पोर्शन कर लिया था। हमने क्या क्या पढ़ा था? हमने बकल कैविटी करी थी, हमने ओइसोफेगस करा था, हमने स्टोमक पढ़ लिया था, और स्टोमक के अंदर जो डाइजेशन हो रही थी, प्रोरेनिन और जो वो पेप्सिनोजेन जो था, वो हमने कवर कर लिया था। तो जी, आज जो हम कवर करेंगे उसका नेक्स्ट सेक्शन करेंगे, जिसमें आज हम आपको स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और एब्जॉर्प्शन भी आपको मैं बताऊंगा, और उसके बाद आपको एसोसिएटेड डिजीजेस के बारे में बताऊंगा, और एक गट ब्रेन जो एक कनेक्टिविटी होती है आपके गट को ना, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट को ना दूसरा ब्रेन भी कहा जाता है, वो क्यों कहा जाता है वो भी आज मैं आपको बताऊंगा। फाइनली कुछ डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से जुड़ी हुई कुछ बीमारियों के बारे में बताऊंगा, और प्रोटीन से जुड़ी हुई जो मैल न्यूट्रिशन है उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। सो मेरा नाम है आदिल अमीन और आप देखना शुरू कर चुके हैं वेद साइंस। हम अपनी वीडियो लेक्चर की शुरुआत करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन से। बच्चा, इसको स्मॉल इंटेस्टाइन कहा जाता है, पर आपको पता है ये होता बहुत लंबा है, स्पेशली जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन है उससे तो कहीं ज़्यादा बड़ा होता है। फिर भी हम इसको स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। वो इसलिए कहते हैं कि उसका ल्यूमेन छोटा होता है, लार्ज इंटेस्टाइन का ल्यूमेन बड़ा होता है। तो ल्यूमेन के बेसिस पर हम इसको स्मॉल बोलते हैं और उसको बड़ा बोलते हैं। अगर लेंथ की बात की जाए तो ये काफ़ी लंबा होता है। सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंटरी कैनाल ऑफ ह्यूमन इज स्मॉल इंटेस्टाइन इटसेल्फ। और उसको बच्चा बेसिकली 3 पार्ट में बांटा गया है। एक सी शेप, जो ये जेजुनम देख रहे हैं ना, ये बेसिकली सी शेप इसलिए कहा क्योंकि ये एक देख रहे हैं आप, यहाँ से ना टर्न सा हो रहा है, एक शेप सा सी वाला स्ट्रक्चर सा बन रहा है ना। सो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड ड्यूडेनम। और जो लॉन्ग क्वाइल्ड स्ट्रक्चर जो होता है, ये सारा जो पूरा जो लॉन्ग जो पूरा जो क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होता है, यहाँ से आते हुए जो पूरा लॉन्ग क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होता है, वो क्या कहलाता है? ड्यूडेनम। सॉरी, सी शेप्ड जो है वो यहाँ पे उल्टा पुल्टा लिखा हुआ है, सॉरी, सी शेप्ड ड्यूडेनम, ये वाला जो सी शेप्ड ड्यूडेनम है। और ये जो लॉन्ग क्वाइल्ड जो बिल्कुल उलझी हुई चीज़ें होती हैं वो जेजुनम कहलाती हैं। और जो लास्ट जो हाईली क्वाइल्ड होता है, जो ये आखिर वाला जो हिस्सा होता है, वो इलियम कहलाती है। क्या है? 3 पार्ट कौन कौन से हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के? ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। और ये सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है एलिमेंटरी कैनाल का, और इसको लॉन्गेस्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सबसे लंबा है, बट ये स्मॉल इसलिए कहते हैं कि उसकी ल्यूमेन छोटी है। ठीक है? जो नेक्स्ट है बच्चा, जो एलिमेंटरी कैनाल का जो आज हम सेक्शन स्टडी कर रहे हैं, जो डिस्कस कर रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में, इसमें ना आपको मैंने पहले भी बताया था बच्चा, एक म्यूकोसल सब म्यूकोसल रीजन होता है ना, तो इसके जो इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द जो लेयर्स ऑफ एलिमेंटरी कैनाल, वो म्यूकोसल लेयर होता है। और उसमें ना इसी स्मॉल इंटेस्टाइन में स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, जिसको कि हम विलाई कहते हैं। और उसका आप इसकी यूजेस आप एब्जॉर्प्शन में पढ़ेंगे। अभी आप पहले डाइजेशन पढ़ लीजिए। बेसिकली विलाई में क्या होता है ना बच्चे, एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई ऑफ कैपिलरीज होती है, और ब्लड का नेटवर्क कनेक्शन होता है वहाँ पे बहुत सारा, ताकि जो न्यूट्रिशन है वो एब्जॉर्ब हो सके, है ना। डाइजेशन हो रही है, डाइजेशन हो के सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म पे आएगी, और सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म से फिर वो एब्जॉर्ब हो सके, कहाँ हो सके? ब्लड में आ सके, ताकि फिर फर्दर सेल उसको इस्तेमाल कर सके। ठीक है? तो विलाई आर सप्लाइड विथ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज एंड लार्ज लिम्फ्स कॉल्ड लेसिटियल। क्या कहलाता है इसका नाम क्या है? द विलाइज आर सप्लाइड विथ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। बहुत सारी होगी ना कैपिलरीज, तो आखिर ब्लड में ट्रांसफर करना है ना आपको, तो वहां पे कैपिलरीज एंड लिम्फ वेसल्स तो मौजूद होंगे, और जिसको हम क्या कहते हैं? लेसिटियल कहते हैं।
नेक्स्ट है बच्चा जो ग्लैंड्स एसोसिएटेड है स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो सबसे पहला ग्लैंड आपके जहन में आएगा वो आपको कौन आएगा? आपका लिवर आएगा। तो लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। आपको पता है ना, लिवर आपका सबसे बड़ा ग्लैंड है और बेसिकली जो है ये होता प्रेजेंट कहाँ पर है? डायफ्राम के जस्ट नीचे बिलो एब्डोमिनल कैविटी में ही होता है और इसके अंदर बेसिकली 2 लोब्स होते हैं। लोब्स का नाम हेपेटिक लोब्यूल होता है और बेसिकली ये जो ईच लोब्यूल होता है वो गिल्सन कैप्सूल, एक थीन शीट ऑफ टिश्यू होता है, बहुत ही पतला सा एक टिश्यू का एक लेयर से कवर्ड होता है, जिसको हम गिल्सन कैप्सूल कहते हैं। और बेसिकली लिवर का काम क्या है? बाइल जूस की सिक्रेशन करना। इसके पास हेपेटिक सेल्स होते हैं जिससे ये है ना बाइल को क्या करता है? सिक्रीट करता है और वो हेपेटिक डक्ट के थ्रू स्टोर कहाँ होता है? गॉल ब्लैडर में होता है। यहाँ आप देख रहे हैं। अब इसके अंदर देखिए ये पूरा तो लीवर है, ये सबसे लार्जेस्ट लोब है, इसके 2 स्मॉलर लोब्यूल्स है ना, ये एक बड़ा लोब्यूल है, ये एक छोटा लोब्यूल है, इसीलिए इसको आप है ना इसके पास 2 लोब्यूल्स होते हैं जिसको हेपेटिक लोब्यूल कहा जाता है। ठीक है, और यहीं से ये बेसिकली क्या होता है? जो बाइल जो सिक्रीट होती है वो हेपेटिक डक्ट के थ्रू कहाँ के स्टोर की जाती है? गॉल ब्लैडर में स्टोर की जाती है। और यहाँ से आप देख रहे हैं, यहाँ से ये सारा डक्ट सीधे कहाँ जा रहा है? सीधे जा रहा है सी शेप्ड ड्यूडेनम के अंदर में। ठीक है बच्चा, यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो लिवर का इंपैक्ट समझ में आया, लिवर का स्ट्रक्चर समझ में आया। अब आप बाइल के बारे में बात कर लें तो बाइल जो है ना बच्चा, वो आप हेपेटिक सेल सिक्रीट करती है, हेपेटिक डक्ट के थ्रू वो बाइल कहाँ पे स्टोर होती है? गॉल ब्लैडर में स्टोर होती है। एंड बाइल हैज नॉट अ सिंगल काइंड ऑफ एंजाइमेटिक एक्टिविटी नहीं होती है, इट्स काइंड ऑफ हैज अ फिजिकल एक्टिविटी ऑन द फैट मॉलिक्यूल्स स्पेशली, जो मैं आपको अभी एमल्सिफिकेशन समझाऊंगा तब आपको बताऊंगा, जब डाइजेशन ऑफ फैट समझा रहा हूँ आपको। तो दूसरा जो इस बाइल के अंदर में 2 पिगमेंट्स होती हैं जो बिलिरुबिन एंड बिलिवर्डिन होती हैं, येलो कलर की होती हैं, और साथ साथ इसके अंदर कुछ कोलेस्ट्रॉल्स एंड फॉस्फोलिपिड्स भी मौजूद होता है। और बाइल जूस का कोई केमिकल इफेक्ट नहीं है डाइजेशन में, कोई केमिकल इफेक्ट नहीं है, फिजिकल इफेक्ट होता है बच्चा। मैं आपको बता दूं कि जो फैट के जो ग्लोब्यूल्स होते हैं ना, जब आप फैट खाते हो तो फैट के ग्लोब्यूल्स काफी बड़े बड़े होते हैं, तो उन फैट ग्लोब्यूल्स की जो साइज को बहुत ही छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देने की प्रोसीजर को हम एमल्सिफिकेशन कहते हैं। तो इसका मैं एक एग्जांपल मैंने अपनी लास्ट कुछ वीडियोस में आपको बताया भी है कि एक प्लेट में अगर आप पानी रख लें और पानी में एक ड्रॉप ऑफ ऑयल डाल दें तो वो एक सिंगल बड़ा सा ग्लोब्यूल होगा, जब उसको बहुत तेजी से आप हिला देंगे तो छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में बदल जाएगा। तो दिस इज व्हाट द प्रोसीजर एमल्सिफिकेशन इज। और ये काम स्मॉल इंटेस्टाइन में करता कौन है? बाइल करता है, जो सिक्रीट कहाँ से होता है बच्चा? हेपेटिक सेल्स ऑफ लिवर। और वहां से वो हेपेटिक डक्ट के थ्रू पहले तो डायरेक्टली भी सप्लाई होती है, और वो जब एक्स्ट्रा बन जाए तो स्टोर कहाँ होती है? गॉल ब्लैडर में होती है। ठीक है, दूसरा ये देख लीजिए, इसके कुछ डायग्राम्स हैं। जब लिवर का जब आप अपने जब इसकी सेल को देखिएगा तो ये हेपेटिक सेल्स हैं बच्चा, ये हेपेटिक सेल्स हैं। ठीक है, और यहीं से फिर फर्दर क्या रिलीज होती है? बाइल रिलीज होती है और हेपेटिक डक्ट के थ्रू गॉल ब्लैडर में स्टोर की जाती है। बाइल की ट्रांसपोर्टेशन की बात करी जाए तो देख लीजिए आप, यहाँ से सबसे पहले कॉमन हेपेटिक एंड बाइल डक्ट का एक स्फिंक्टर भी होता है जो कंट्रोल करता होता है ना, कि कहाँ अगर मान लिया डायरेक्टली अब स्मॉल इंटेस्टाइन में जरूरत है तो स्फिंक्टर इसको कंट्रोल करेगा ना, ताकि ये गॉल ब्लैडर में ना जाए, जहां जरूरत है वहां पहुंचे। ठीक है जी। और जो स्फिंक्टर होता है ना बच्चा, जो जो कंट्रोल करता है बाइल के फ्लो को, वो स्फिंक्टर ऑफ ओडीआई कहलाता है, या उसका दूसरा नाम एम्पुला भी है। ठीक है, जिसको हम हेपेटोपैनक्रियाटिक एम्पुला या स्फिंक्टर ऑफ ओडी भी कहते हैं। ठीक है, देखिए बच्चा, सबसे पहले तो बाइल जो प्रोड्यूस हुआ हेपेटिक सेल से, वो हेपेटिक डक्ट के थ्रू कहाँ पहुंचेगा बच्चा? कहाँ पहुंचेगा? गॉल ब्लैडर में पहुंचेगा। और गॉल ब्लैडर से वो सिस्टिक डक्ट से होते हुए एक कॉमन बाइल डक्ट आता है। यहाँ पे देखिए कॉमन बाइल डक्ट है ना, कॉमन बाइल डक्ट। एक तो आपको लिवर से होके आ रहा है, एक लिवर से डक्ट आ रही है, दूसरी जो डक्ट है वो कहाँ से आ रही है? वो बाइल जूस से आ रही है। तो वहां से वो फर्दर क्या आ रहा है? वहां से वो एक कॉमन बाइल डक्ट से होते हुए कॉमन हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट, जिसको कि हम स्फिंक्टर ऑफ ओडी भी कहते हैं। ठीक है, हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट के पास एक स्फिंक्टर होता है जो कंट्रोल करता है फ्लो ऑफ बाइल, उसको हम स्फिंक्टर ऑफ ओडी कहते हैं। देन फाइनली इसको कहाँ पे डाल दिया जाता है? ड्यूडेनम में, जहां पर इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, किस चीज के लिए इस्तेमाल होता है? एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट के लिए होता है, बड़े ग्लोब्यूल्स ऑफ फैट को तोड़ करके छोटे छोटे फैट्स के मॉलिक्यूल्स में तोड़ देने का मेन काम है बाइल का। और दूसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट काम है वो ये होता है कि जो फूड जो अभी स्टोमक में थी, स्टोमक में क्या थी? स्टोमक में अभी वो एसिडिक कंडीशन में थी, तो एक्चुअली पैनक्रियाटिक जूसेस को एक्ट करने के लिए अल्कलाइन एनवायरनमेंट चाहिए होती है। तो वो अल्कलाइन एनवायरनमेंट कौन प्रोवाइड कराता है? बाइल कराता है, जो लिवर से सिक्रीट हुआ था। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। जो नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है बच्चा, जो कि डायरेक्टली इन्वॉल्व है स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो वो है पैनक्रियास। इट्स द सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड। पहला सबसे बड़ा लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है? सबसे पहला और सबसे बड़ा लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है? वो है लिवर, एंड द नेक्स्ट लार्जेस्ट ग्लैंड इज
पैनक्रियाज। ठीक है जी बच्चा। और बेसिकली इट्स अ क्रीम कलर्ड हेट्रोक्राइन ग्लैंड। इसको हेट्रोक्राइन इसलिए कहते हैं, दैट इज बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन। इसको हेट्रोक्राइन इसलिए कह रहे हैं तो एक्सोक्राइन भी डालता है, डायरेक्टली ब्लड में भी ट्रांसफर करता है और दूसरे नर्व्स के फॉर्म पे भी पहुंचाता है। ठीक है, तो एक एक्सोक्राइन का मतलब डायरेक्टली डाल देना ब्लड के अंदर, एंडोक्राइन मतलब पर्टिकुलर पाथवे में डालना। ठीक है, तो ये जो है आपको मैं बता दूं, ये दोनों ही काम कर रही होती है। तो पाथवे वाला जो काम कर रही है वो आप देख रहे हैं कि हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट था ना, वो डक्ट के थ्रू वो ड्यूडेनम में पहुंचा रही है, और साथ साथ ये इंसुलिन भी रिलीज करती है जो डायरेक्टली ब्लड में फ्लो करती है। तो वो उसकी एक्सोक्राइन एक्टिविटी हो गई और ये उसकी एंडोक्राइन एक्टिविटी हो गई। ठीक है, तो एक्सोक्राइन पार्ट हैज अ पैनक्रियाटिक डक्ट। तो आपको पता है एक्सोक्राइन जो है ना, जो पैनक्रियाटिक डक्ट दैट ओपन्स इनटू ड्यूडेनम। आपको पता है अभी मैंने हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट के बारे में आपको बताया था, जहां पर एक है ना स्फिंक्टर ऑफ ओडी भी थी जो कंट्रोल कर रही थी। और एक्सोक्राइन पार्ट जो है इट कंटेन्स इनएक्टिव जो एक्सोक्राइन पार्ट वाला जो है, जो किसी डक्ट के थ्रू, हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट के थ्रू जब ड्यूडेनम तक पहुंच रहा है तो उसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जिसको हम पैनक्रियाटिक जूस बोलते हैं। इनके अंदर इनएक्टिव प्रोटीएजेस एंजाइम्स होता है। इनएक्टिव प्रोटीएज एंजाइम जैसे ट्रिप्सिनोजेन होगा जो फर्दर वो ट्रिप्सिन में कन्वर्ट होगा, कीमोट्रिप्सिनोजेन होगा, पैराकार्बोक्सीपेप्टाइडेज होगा, अमाइलेज, लाइपेज एंड न्यूक्लियेजेस। ये सारे एंजाइम्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं पैनक्रियाटिक जूस में। पैनक्रियाटिक जूस इज अमलगमेशन ऑफ है ना प्रोटीएजेज एंजाइम। प्रोटीएजेज एंजाइम मैंने आपको पिछले भी वीडियो में बताया बच्चा कि प्रोटीएज का मतलब होता है प्रोटीन को तोड़ देने वाला। तो वो ट्रिप्सिनोजेन, कीमोट्रिप्सिनोजेन एंड प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज, ये 3 तरह के प्रोटीएज एंजाइम्स हैं जो प्रोटीन को तोड़ करके शॉर्टर फॉर्म में ले आते हैं, उसके सिंपलर फॉर्म पे लाते हैं। अमाइलेज आप हमेशा से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि वो कार्बोहाइड्रेट स्टार्च को, पॉलीसेकेराइड को शॉर्टर फॉर्म मतलब उसके स्मॉलर सिंप्लीफाइड फॉर्म डाइसेकेराइड्स एंड मोनोसेकेराइड्स में तोड़ता है। लाइपेजेस का आपको काम पता है कि वो फैट को क्या करता है बच्चा, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में तोड़ता है। और न्यूक्लियेजेस क्या होता है, वो न्यूक्लियोटाइड्स को ब्रेक डाउन करता है। ठीक है, तो ये बेसिकली these enzymes are the part of exocrine part of pancreatic, exocrine part of the pancreas which contains pancreatic juice, and pancreatic juice contains following this proteases and amylases, lipases and nucleases. I hope यहां तक क्लियर है बात को। तो एक्सोक्राइन क्या हो गया बच्चा, जो डक्ट के थ्रू, और एंडोक्राइन जो डायरेक्टली ब्लड में सप्लाई होता है। तो एंडोक्राइन पार्ट क्या होता है, आपको पता है ना कि पैनक्रियाज इंसुलिन भी बनाती है, वो इंसुलिन डायरेक्टली ब्लड में ट्रांसफर करती है। और एक्सोक्राइन प्रोसेस के थ्रू ये हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट के थ्रू ये पैनक्रियाटिक जूसेस जो है वो ड्यूडेनम तक पहुंचाती है। आई होप कि यहां तक बात क्लियर होगी आपको पैनक्रियास से एसोसिएटेड। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में और भी बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं। इंटेस्टिनल म्यूकोसल एपिथेलियम, जो म्यूकोसा आपको पता है ना, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा। तो बच्चे तो म्यूकोसल सेल्स में ना जो गॉबलेट सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो म्यूकस रिलीज करते हैं, क्या रिलीज करते हैं, म्यूकस करते हैं। इंटेस्टिनल ग्लैंड सिक्रीट्स इंटेस्टिनल जूस और सक्कस एंटेरिकस। अभी आप देखेंगे सक्कस एंटेरिकस में बहुत सारी चीजों को मिला हुआ है। यहाँ पर भी वही प्रोटीएज वाला काम है, लाइपेज है और अमाइलेज वाला काम है कलेक्टिवली। और कलेक्टिवली जो जितने भी इंटेस्टिनल जूसेस हैं जो अपना अपना काम सेपरेटली कर रहे होते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, कलेक्टिवली सक्कस एंटेरिकस कहलाते हैं। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा गया है ना। विच कंटेन्स अ वैरायटी ऑफ एंजाइम लाइक डाइसेकेराइडेजेस, मतलब डाइसेकेराइड्स को तोड़ता है ये पॉलीसेकेराइड को नहीं तोड़ रहा, पॉलीसेकेराइड को अमाइलेज तोड़ता है। और डाइसेकेराइडेजेस क्या करेगा, वो डाइसेकेराइड का मतलब 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल जब मिलेंगे तो डाइसेकेराइड बनेगा, तभी ये फाइनली सिंपलेस्ट फॉर्म पे आएगा। डाइपेप्टाइडेज, लाइपेजेस एंड न्यूक्लियोसाइडेजेस। तो बेसिकली सक्कस एंटेरिकस में ये फॉलोइंग एंजाइम्स मौजूद होते हैं। और म्यूकस विथ बायोकार्बोनेट्स, वो रिलीज कहां से हो रहा है, म्यूकस जो रिलीज कहां से हो रहा है, वो गॉबलेट सेल से हो रहा है, जो है ना कहां पर था, म्यूकोसल एपिथेलियल कंजूम, सबसे इनर लेयर पे था। तो वो बेसिकली बाइकार्बोनेट्स फ्रॉम पैनक्रियास से कंबाइन करके ना एक एसिडिक इफेक्ट एंड प्रोवाइड अल्कलाइन मीडियम ऑफ, क्या करता है कि ना वो एसिडिक इफेक्ट को कम करता है और जो क्या करता है, अल्कलाइन मीडियम फॉर एंजाइमेटिक एक्टिविटीज। तो बेसिकली इंटेस्टिनल जो स्मॉल इंटेस्टिनल जो जूसेस हैं, जो इंटेस्टिनल जो सक्कस एंटेरिकस है, इसको परफॉर्म करने के लिए बेसिकली अल्कलाइन मीडियम ही चाहिए होता है। वो अल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड कौन करता है, किसकी हेल्प से हो पाता है, पहला तो आप बाइल का इंपैक्ट जानते हैं, और दूसरा क्या है, गॉबलेट सेल जो म्यूकस है, वो म्यूकस क्या होता है ना, बाइकार्बोनेट्स फ्रॉम पैनक्रियास से उसको ज्वाइन करके एंजाइमेटिक एक्टिविटी करके फर्दर ड्यूडेनम में मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में एक अल्कलाइन मीडियम डेवलप करता है, जिससे कि फर्दर सक्कस एंटेरिकस के एंजाइम अपना फंक्शन कर सकें। जो नेक्स्ट है बच्चा, आप यहां से अभी मैंने आपको जस्ट बताया था अभी एक्शन ऑफ बाइल के बारे में। तो बाइल बच्चे क्या होता है कि फैट का जब बहुत बड़ा मॉलिक्यूल्स होता है तो वो क्या करता है, बाइल सॉल्ट होता है ना, तो वो क्या करता है, उसको एमल्सिफाई कर देता है, बड़े ग्लोब्यूल्स को तोड़ के छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में तोड़ देता है। बाइल हेल्प्स इन डाइजेशन बाय एमल्सिफिकेशन फैट इनटू मिसल्स एंड टाइनी ड्रॉपलेट्स। मैंने आपको क्या बताया था, बड़े बड़े ड्रॉपलेट्स को छोटे छोटे बहुत ड्रॉपलेट्स में
ये कन्वर्ट कर देता है एंड इट प्रोवाइड्स अ लार्ज। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर एक बड़ा सा था और छोटे छोटे सरफेस एरिया में बहुत बहुत ज्यादा हो गए तो सरफेस एरिया बढ़ गया। इस तरह से क्या होता है कि लाइपेज एंजाइम्स पे, जो सक्कस एंटेरिकस के पास जो लाइपेज एंजाइम था बच्चा, वो अब उसके ऊपर एक्ट कर पाएगा, ठीक है। और बाइल इन जो है ना वो लाइपेज को एक्टिवेट भी करता है। सक्कस एंटेरिकस के पास बहुत सारे एंजाइम्स थे ना, तो लाइपेज भी वन ऑफ द एंजाइम्स था, तो बाइल उसको एक्टिवेट भी करता है। नेक्स्ट है बच्चा पैनक्रिएटिक जूसेस में। अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं पैनक्रिएटिक जूसेस में आपने क्या क्या पढ़ा था। आपके पास अमाइलेज था, आपके पास प्रोटीएजेस था, आपके पास और क्या क्या था, पेप्टाइडेजेस था, अमाइलेजेस, पेप्टाइडेजेस, और क्या क्या था। सबसे पहले तो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए पेप्टाइडेजेस था, पॉलीसैकेराइड को डाइजेस्ट करने के लिए आपके पास अमाइलेजेस था, न्यूक्लियोसाइडेजेस था। तो इस तरह की चीजें थी। तो फाइनली जो सबसे पहला एक्शन है, स्टार्च जो होता है ना, जो अमाइलेज के प्रेजेंट में, इसको हम आइलोप्सिन कहते हैं, वो माल्टोज और डेक्सट्रीन के फॉर्म में टूट जाता है। आपको पता है ना कि 30% ऑफ द स्टार्च वाज डाइजेस्टेड इन द माउथ एंड लेटर इट इज बीइंग डाइजेस्टेड ओवर हियर इन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्टार्च अमाइलेज के प्रेजेंस में माल्टोज और डेक्सट्रीन के फॉर्म में टूट जाती है एंड देन फर्दर फिर इसके ऊपर अब काम कौन करेगा, पैनक्रिएटिक जूस काम करेगा। देख लीजिएगा। सो फर्दर अब आप देख लीजिएगा कि ट्रिप्सिनोजेन, जो मैं आपको बताया था, मैंने अभी आपको बताया था ना कि पैनक्रिएटिक जूसेस के पास ये सारे बहुत एंजाइम्स होते हैं। जो एक्सोक्राइन डक्ट जो था उसके थ्रू यही सारे पैनक्रिएटिक जूसेस में, दीज आर द कॉम्बिनेशंस ऑफ पैनक्रिएटिक जूस। ये सारी की सारी चीजें जो है वो पैनक्रिएटिक जूसेस में प्रेजेंट होती हैं। तो सबसे पहले जो ट्रिप्सिनोजेन है वो एंटरकाइनिन के प्रेजेंस में सबसे पहले ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है, और ट्रिप्सिनोजेन जो है वो ट्रिप्सिन के प्रेजेंस में, देख ली यहाँ पे ये कनेक्टिव रिएक्शंस हो रही हैं। ये इसको एक्टिवेट करेगा, फिर ये इसको एक्टिवेट करेगा, फिर ये इसको एक्टिवेट करेगा। तो ट्रिप्सिन इज द मेजर, तो काइमोट्रिप्सिनोजेन को फिर ट्रिप्सिन के प्रेजेंस में, सबसे पहले तो ट्रिप्सिनोजेन जो है एंटेरोकाइनिन के प्रेजेंस में ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो जाएगा, इनएक्टिव से एक्टिव फॉर्म पे आ जाएगा। फिर ये अपनी एक्टिविटी से काइमोट्रिप्सिनोजेन को काइमोट्रिप्सिन में कन्वर्ट करेगा और प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज को कार्बोक्सी पेप्टाइडेज में कन्वर्ट करेगा। अभी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये सारा काम पैनक्रिएटिक जूसेस का है। ये सारे जो है पैनक्रिएटिक जूसेस हैं जो एक एक्सोक्राइन डक्ट के थ्रू आया था। और फाइनली फिर जो है ये जो प्रोटीन, पेप्टोन्स एंड प्रोटियोजेस जो है, जो प्रोटीन्स है, फाइनली वो किससे टूटेगा, ट्रिप्सिन के इंपैक्ट से, केमोट्रिप्सिन एंड कार्बोक्सी पेप्टाइडेज के इंपैक्ट से ये फर्दर अल्टीमेटली डाइपेप्टाइड बन गया। लेकिन ये अभी भी अपनी ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म पे नहीं आया बच्चा, इस बात का जरूर ख्याल रहे। और फैट्स जो है आपको पता है, आप यहां से देखिएगा, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, मैं आपको बता रहा हूं कि जो एक्सोक्राइन, जो अल्कलाइन पैनक्रिएटिक जूस में क्या क्या था, ट्रिप्सिनोजेन था, केमोट्रिप्सिनोजेन था, अमाइलेजेस, लाइपेजेस एंड न्यूक्लियेजेस था। तो ये प्रोटीएजेस आपको पता है ना, ट्रिप्सिनोजेन जब एक्टिवेट हुआ तो ट्रिप्सिन बना, तो ये सही ट्रिप्सिन फिर काइमोट्रिप्सिनोजेन को काइमोट्रिप्सिन में कन्वर्ट किया और फिर वही ट्रिप्सिन प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज को प्रो कार्बोक्सी में कन्वर्ट किया। तो फाइनली फिर जो है यही आप यहां देख रहे हैं कि कार्बोक्सी पेप्टाइडेज जो है फिर फर्दर इन सारे प्रोटीन्स को वो सब इसके नेक्स्ट सिंपलेस्ट फॉर्म पे, मतलब सिंपलर फॉर्म पे, डाइपेप्टाइड के फॉर्म पे ये ले आता है। फर्दर फैट लाइपेज एक्टिविटी में डाइग्लिसराइड के फॉर्म में आता है, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल के फॉर्म में आता है, और फर्दर फिर ये मोनोग्लिसराइड के फॉर्म पे आ जाता है, मोनोग्लिसराइड, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियेजेस के जो न्यूक्लिक एसिड्स जो होते हैं वो न्यूक्लियेजेस एक्टिविटी से न्यूक्लियोटाइड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। अभी तक काम सिर्फ और सिर्फ पैनक्रिएटिक एंजाइम्स का था, लेकिन उसके साथ साथ अभी आपको बताया था ना सक्कस एंटेरिकस भी है हमारे पास इंटेस्टाइन लाइन में। तो आप देखिएगा सक्कस एंटेरिकस कैसे कैसे काम कर रही है। अब आप देख लीजिए, इस टोटल पैनक्रिएटिक एक्टिविटी से डाइपेप्टाइड बना था, माल्टोज बना था, लैक्टोज, सुक्रोज, जो ऑब्वियस सी बात है ये सारे अमाइलेज एंजाइम से बने थे। साथ साथ न्यूक्लियोटाइड्स बना था ना न्यूक्लियोसाइडेज के, उसके बाद न्यूक्लियोसाइड्स बने थे एंड डाई एंड मोनोग्लिसराइड फैट्स बना था। तो अल्टीमेटली जो डाइपेप्टाइड्स है ना, ये अब जो सक्कस एंटेरिकस डाइपेप्टाइडेज एंजाइम के प्रेजेंस में सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। माल्टोज जो है वो 2 ग्लूकोज के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। माल्टोज जो है, माल्टोज इज इक्वल्स टू ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज इज इक्वल्स टू माल्टोज। तो ये माल्टेज एंजाइम, ये एक अमाइलेज एंजाइम है बच्चा, जो माल्टोज को सबसे अपने सिंपलेस्ट फॉर्म ग्लूकोज के फॉर्म पे कन्वर्ट कर देता है। लैक्टोज, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, इस पे लैक्टेज, ये भी एक अमाइलेज एंजाइम है, पैनक्रिएटिक अमाइलेज, या फिर कि आप ये कह लीजिए आपका ये सक्कस एंटेरिकस का एक अमाइलेज है। सुक्रोज फाइनली ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज में टूट जाता है, ये भी एक अमाइलेज एंजाइम है, एक्टिविटी अमाइलेज की है। और न्यूक्लियोसाइडेज जो है अल्टीमेटली न्यूक्लियोटाइड्स को न्यूक्लियोसाइड्स के सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, और न्यूक्लियोसाइड्स से फिर फर्दर शुगर प्लस बेसिस, आप पता है ना, आपने डीएनए का स्ट्रक्चर और न्यूक्लियोटाइड्स का स्ट्रक्चर पढ़ा है ना, उसमें एक शुगर एंड बेसिस होता है, वो सारे के सारे
अलग अलग कर दिए जाते हैं। और मोनोसैकेराइड्स, डाइग्लिसराइड्स एंड मोनोग्लिसराइड्स, जो फैट होता है बच्चा, फैट जो होता है वो फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल से बनता है। तो फैटी एसिड से कार्बन का एक चेन होता है, ग्लिसरॉल एक हैवी मॉलिक्यूल होता है जो आपस में जुड़ करके एक फैट मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो यही फैट मॉलिक्यूल, यही डाइग्लिसराइड होगा तो 2-3 होंगे, 2 ग्लिसरॉल होगा तो डाइग्लिसराइड, सिंगल होगा तो मोनोग्लिसराइड। तो फाइनली क्या होगा, इस पर लाइपेज अब एंजाइम एक्टिव काम करेगी, तो फैटी एसिड्स अलग हो जाएंगे, ग्लिसरॉल अलग हो जाएंगे। अल्टीमेटली ये अपने सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म पे आ जाएगा। तो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोटीन इज अमाइनो एसिड्स एंड सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ सैकेराइड्स, है ना, पॉलीसैकेराइड, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इज ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, ग्लूकोज, यही सारी चीजें हैं। एंड देन फाइनली न्यूक्लियोटाइड का जो सबसे सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है शुगर है और बेसेस है। ठीक है, पेंटोज शुगर कहते हैं बाबा, ये पेंटोज शुगर एंड बेसेस होता है। इतना जानने की जरूरत नहीं है अभी आपको, और मैं अभी समझाऊंगा अच्छे से। हालांकि अगर आपने डीएनए पढ़ा है तो आपको श्योर समझ होगा, ये पेंटोज शुगर एंड बेसेस होते हैं इसके अंदर। ठीक है, और फर्दर जो फैट होता है बच्चा, उसके अंदर फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल होता है। फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल फॉर्म्स अ सिंगल फैट मॉलिक्यूल नोन एज एडिपोज टिश्यू। और डाइग्लिसराइड एंड मोनोग्लिसराइड जो होते हैं, इसमें एक फैट मॉलिक्यूल, 2 फैट मॉलिक्यूल और एक सिंगल फैट मॉलिक्यूल, जिस पर लाइपेज एक्टिविटी करेगी, सक्कस एंटेरिकस के लाइपेज एक्टिविटी करेगी। फाइनली फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल का फॉर्मेशन होगा। यहां तक बात समझ में आ गई है। आगे बढ़ते हैं बच्चा। जो फूड डाइजेस्ट हो गया है, अब उसको एब्जॉर्ब भी तो होना है ना। तो एब्जॉर्प्शन का जो प्रोसीजर होता है बच्चा, तो आपको पता है कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में माइक्रोविलाइज होती हैं, छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं जो कि सरफेस एरिया बढ़ाने का काम करती हैं। और ये माइक्रोविलाइज के पास ना बहुत सारे, है ना, बहुत ही एसोसिएटेड, इनके पास बहुत ही डेंस नेटवर्क ऑफ जो ब्लड का एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैपिलरीज एंड लिम्फ नोड्स का, वहां पर बहुत सारा एक ये होता है, नेटवर्क होता है जो हेल्प करता है ना, ट्रांसफर ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम इंटेस्टाइन टू दी, फ्रॉम दी विलाई टू दी ब्लड स्ट्रीम। तो इस तरह से ये मेन जंक्शन होता है जहां से ये डाइजेस्टेड फूड होती हैं। ये माइक्रोविलाइज, इसकी एक सरफेस एरिया बनती है और यहां से, है ना, एक ट्रांसपोर्टेशन मेथड के थ्रू ये फाइनली ब्लड तक ले आया जाता है। तो दिस इज व्हाट एब्जॉर्प्शन इज। एब्जॉर्प्शन का मतलब ये होता है कि फूड जब सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म पर आ जाए, अल्टीमेटली जब वो ब्लड में आ जाए, ब्लड तक आ गई तो फिर वो एब्जॉर्ब हो गई। अब एब्जॉर्प्शन के बाद एसिमिलेशन होगा, जो मैं भी आपको आने वाले वक्त में बताऊंगा। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन इज द ट्रांसफर ऑफ एंड प्रोडक्ट्स। ऑलरेडी जो सबसे आखिर वाली जो प्रोडक्ट बची है, जो आपने क्या क्या पढ़ा, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज, ठीक है, अमाइनो एसिड्स का अमाइनो एसिड पढ़ा, उसके बाद क्या पढ़ा आपने, है ना, पेंटोज शुगर और बेसिस पढ़ा, और साथ साथ फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल पढ़ा। ये सारे सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म पे थे। अब सिंपलेस्ट फॉर्म से ये माइक्रोविलाइज के थ्रू ये एब्जॉर्ब होंगे और ये कहां पहुंच जाएंगे, कहां पहुंचेंगे, ब्लड वेसल में पहुंचेंगे, ब्लड लिम्फ में पहुंचेंगे। ठीक है, दिस इज व्हाट वी नोन एज कॉल्ड एज एब्जॉर्प्शन। अगर एब्जॉर्प्शन की बात की जाएगी बच्चा, तो एब्जॉर्प्शन होगा 2 तरह का, या तो वो पैसिवली फ्लो करेगा, इसमें एनर्जी हमें कंज्यूम नहीं करनी पड़ेगी, या एक्टिवली कराना पड़ेगा जहां पर हमें एनर्जी एटीपी का खर्च करना पड़ेगा। तो पैसिव वाला जब हम बात करेंगे तो इट हैज बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ पैसिव एब्जॉर्प्शन। द फर्स्ट वन इज नोन एज ऑस्मोसिस, द नेक्स्ट वन इज डिफ्यूजन। डिफ्यूजन भी सिंपल और फैसिलिटेड होता है, अभी मैं आपको उसके बारे में भी बताऊंगा। देखिए बच्चा, अगर पैसिव ट्रांसपोर्ट की बात की जा रही है तो इसमें बेसिकली डिफ्यूजन हो जा रहा है, सिंपल। यहां पर एक कोई एनर्जी कंज्यूम नहीं हो रही। पासिंग ऑफ एंड प्रोडक्ट फ्रॉम इंटेस्टिनल म्यूकोसा से होते हुए वो ब्लड लिम्फ तक आती है, तो दिस इज नोन एज डिफ्यूजन। और इसमें बेसिकली होता क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के बेसिस पर हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जो मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है ना, जो एटम मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है, उसी को हम डिफ्यूजन कहते हैं। और इसमें कोई एनर्जी नहीं लगती। फैसिलिटेड में क्या होता है कि एक कैरियर होता है, यहाँ पर फैसिलिटेड में एक कैरियर होता है, जहां पर कि एक कैरियर के थ्रू, मतलब मान लीजिए पोरिन है, तो एक कैरियर के थ्रू ही इसको एंटर कराया जा सकता है। ये इजीली इस जो मेम्ब्रेन के थ्रू डिफ्यूज कर गया तो नॉर्मल डिफ्यूजन होगा, और फैसिलिटेड होगा तो एक पार्टिकुलर पाथ के फॉर्म पे जो है ना, हायर कॉन्सेंट्रेशन से मॉलिक्यूल का मूवमेंट लोअर कॉन्सेंट्रेशन, मतलब लोअर कॉन्सेंट्रेशन जहां पे जरूरत है वहां तक होगी। तो ये बात समझ में आई पैसिव ट्रांसपोर्ट की। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में बच्चा, अगर आपको पता है एक्टिव में क्या होता है कि जब लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ हम लेके जाते हैं, ठीक है, आपको यूजुअली पता है कि हायर से लोअर पे होता है, लेकिन जब लोअर से आप हायर की तरफ ले जाएंगे तो आपको एक्टिवली वर्क करना पड़ेगा, यू नीड टू कंज्यूम एटीपी। तो यहां पर एक ऑब्वियस सी बात है, कैरियर मॉलिक्यूल यहां पर मौजूद है, ये मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो ये मेम्ब्रेन से अब इधर से ये जो इस मॉलिक्यूल को हमें इस तरफ लाना है, सो एक एनर्जी कंज्यूम करनी पड़ेगी, एंड देन फाइनली आप इस वाले प्रोडक्ट को अंदर लाओगे। वो आगे जो अभी आपको मैं नहीं बता रहा कि इसको कैसे फॉस्फोराइलेट किया जाता है, फिर इसको अंदर ला करके डीफॉस्फोराइलेट किया जाता है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि इस वाले मॉलिक्यूल को जब आप इस मेम्ब्रेन के अंदर क्रॉस कराएंगे तो एक कैरियर प्रोटीन के थ्रू लाएंगे, जो कि एक एनर्जी डिमांडिंग होगी। तो दिस टाइप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द लोअर कॉन्सेंट्रेटेड रीजन टू द हायर कॉन्सेंट्रेटेड रीजन इज नोन एज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई।
अब स्पेशली एक और टर्म आ रहा है बच्चा कि लिपिड्स का कैसे अब्जॉर्प्शन होता है। यहां पर बहुत ध्यान दीजिएगा कि मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड्स एंड फैटी एसिड्स कैन नॉट बी अब्सॉर्ब डायरेक्टली व्हेन दे आर वाटर इनसॉल्युबल। देखिए वाटर इनसॉल्युबल, बहुत फैट तो वाटर इनसॉल्युबल होता है ना, तो इसको डायरेक्टली अब्सॉर्ब नहीं किया जा सकता। तो इसीलिए बाइल सॉल्ट एंड फॉस्फोलिपिड्स कन्वर्ट देम इनटू स्मॉल स्फेरिकल वाटर सॉल्युबल ड्रॉपलेट्स कॉल्ड मिसेल्स। अब यहां से ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले आपको पता है कि मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड एंड फैटी एसिड कैन नॉट बी अब्सॉर्ब डायरेक्टली। उसको डायरेक्टली जो है बॉडी अब्सॉर्ब नहीं कर सकती, उसको ब्लड स्ट्रीम में नहीं लाया जा सकता। तो उसको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उसका एक स्मॉल ड्रॉपलेट्स बनाना पड़ेगा जिसको कि हम मिसेल्स कहते हैं, एंड दे आर रिफॉर्म्ड इनटू द स्मॉल प्रोटीन कोटेड अ फैट ग्लोब्यूल कॉल्ड काइलोमाइक्रॉन्स। ठीक है, दे आर रिफॉर्म्ड इनटू स्मॉल प्रोटीन कोटेड फैट ग्लोब्यूल। फैट की एक कोटिंग आ जाती है। यहां पर देख रहे हैं आप मिसल्स क्या हो रहा है, यहां से ध्यान दीजिएगा। फैटी एसिड एंड मोनोग्लिसराइड लीव्स मिसल्स एंड एंटर्स एपिथेलियल सेल। तो ऑब्वियस सी बात है, ये क्या है, फैटी एसिड एंड मोनोग्लिसराइड्स लिपिड्स द एपिथेलियल सेल बाहर आते हैं, ये फैटी एसिड्स हैं। ठीक है, अ फैटी एसिड एंटर्स फ्रॉम टू फॉर्म ट्राइग्लिसराइड्स। ठीक है, अब यहां से देखिएगा, बाइल एंड सॉल्ट फॉस्फोराइड कन्वर्ट देम टू स्मॉल स्फेरिकल वाटर सॉल्युबल ड्रॉपलेट्स कॉल्ड मिसेल्स। दे आर रिफॉर्म्ड इनटू स्मॉल प्रोटीन्स कोटेड फैट ग्लोब्यूल नोन एज काइलोमाइक्रॉन्स। दे आर ट्रांसपोर्टेड इनटू लेसेटल्स इन द विलाई। अभी जिसके बारे में बात की गई थी, विलाई का एक स्पेसिफिक पोर्शन लेसेटल्स होता है जहां पर बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन किसकी होती है, लिम्फ एंड कैपिलरीज की होती है। एंड फ्रॉम द लिम्फ क्लाइरोमाइक्रॉन्स एंटर्स इनटू द ब्लड। तो बेसिकली क्या होता है, काइलोमाइक्रॉन्स एंटर्स इनटू द ब्लड। तो बेसिकली बच्चा क्या हो रहा है कि फैट को पहले काइलोमाइक्रॉन्स में कन्वर्ट किया जाता है। क्या होता है, काइलोमाइक्रॉन्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो दे आर रिफॉर्म्ड इनटू स्मॉल प्रोटीन कोटेड फैट ग्लोब्यूल्स। तो इसके ऊपर एक बाहर कोटिंग क्रिएट की जाती है। फैट ग्लोब्यूल के ऊपर जब एक कोटिंग क्रिएट की जाएगी तो उसको काइलोमाइक्रॉन कहेंगे, जो लेसेटल्स के थ्रू, जहां पर के कैपिलरीज और लिम्फ का वहां पे बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन, एक डेंस नेटवर्क है, उसके थ्रू वो है ना फिर फाइनली अपने ऊपर का कोट हटा देगी और फाइनली जो है वो एंटर कर जाएगी। आई होप कि यहां तक बात समझ में आ गई। एक बार और समझ लीजिएगा कि फैटी एसिड्स एंड मोनोग्लिसराइड्स लीव्स मिसेल्स एंड एंटर्स एपिथेलियल सेल। एपिथेलियल सेल में एंटर करेगी, आपको पता है ना, ये सब म्यूकोसल लेयर का जो विलाई है वहां से एंटर करेगी। द फैट ग्लोब्यूल्स कंबाइंस विद प्रोटीन्स टू फॉर्म काइलोमाइक्रॉन्स। अब यहां पर एक बात याद रहे कि बॉडी में सीधे ब्लड में तो ये आ नहीं सकती, तो ये तो आपको पता है ना, ये तो सब म्यूकोसल रीजन का ये विलाई है, विलाई के थ्रू ये एंटर करेगा और फाइनली ये क्या होगा, फ्लैट ग्लोब्यूल्स विद प्रोटीन्स। अब इसके ऊपर एक प्रोटीन की एक कोटिंग लग गई है, प्रोटीन की कोटिंग लग गई, तो फैट ग्लोब्यूल विद कोटिंग इज नोन एज क्लायोमाइक्रॉन्स। और यही क्लायोमाइक्रॉन्स फिर फाइनली कहां तक लाया जाता है, फिर इसको, क्योंकि ये इसको डायरेक्टली ऐसे क्रॉस नहीं कर सकता, ये फैट मॉलिक्यूल जो है इसको डायरेक्टली क्रॉस नहीं कर सकता। तो सबसे पहले ये मिसल्स के ऊपर से ना, सबसे पहले जो है ये क्या करेगा, जैसे एंटर करेगा तो इसके ऊपर गोल्जी बॉडी के थ्रू इसके ऊपर एक प्रोटीन की कवरिंग लगाई जाएगी और अल्टीमेटली इसको एज अ वेस्ट प्रोडक्ट अंदर ले करके, है ना, और अल्टीमेटली इसको रिलीज कर दिया जाएगा लेसेटल्स में और फाइनली ये ब्लड में एब्सॉर्ब हो जाएगा। यहां तक बात समझ में आ गई कि कैसे होता है। तो आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म यहां पर है काइलोमाइक्रॉन्स, याद रखने की बहुत जरूरत है। मिसेल्स के ऊपर जब फैट की कोटिंग लगाई जाती है और लेसेटल्स तक पहुंचाया जाता है ताकि वो ब्लड तक पहुंचाया जा सके, तो दिस टाइप ऑफ फैट ग्लोब्यूल्स विद हैविंग अ प्रोटीन कोट ओवर इट इज नोन एज काइलोमाइक्रॉन्स। एंड प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। नेक्स्ट इज एब्जॉर्प्शन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। देखिए ऐसा है कि मेजर एब्जॉर्प्शन इज हैपेंस टू बी इन स्मॉल इंटेस्टाइन इटसेल्फ, बट अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ एब्जॉर्प्शन आपके माउथ में भी होती है। सर्टेन ड्रग्स जो है वो आपके माउथ में ही एब्जॉर्ब होने शुरू हो जाते हैं। वाटर, सिंपल शुगर, जैसे आप चीनी खाते हैं, ग्लूकोन डी का पाउडर खाते हैं, या अल्कोहल, दे आर एब्जॉर्ब डायरेक्टली इनटू द स्टोमक, वो उनकी एब्जॉर्प्शन स्टोमक के अंदर होती है। और मेजर न्यूट्रिएंट जितनी विटामिन्स, मिनरल्स, फैट्स, ये सारे कहाँ एब्जॉर्ब होते हैं, ये सारे के सारे एब्जॉर्ब होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। और स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन की वजह क्या है, एब्जॉर्प्शन की वजह यह है कि प्रेजेंस ऑफ विलाई एक बहुत बड़ा वजह है और ये काफी लॉन्ग भी होता है। और सम और लार्ज इंटेस्टाइन की हम बात करें तो वहां पे सिर्फ पानी का एब्जॉर्प्शन होता है और कुछ ड्रग्स भी वहां जाकर के एब्जॉर्ब होते हैं। तो बेसिकली ये रहे कुछ मेन जो एब्जॉर्प्टिव पार्ट ऑफ द एलिमेंटरी कैनाल इज स्मॉल इंटेस्टाइन, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट लाइक वी हैव सम एब्जॉर्प्शन इन माउथ एज वेल, वी हैव एब्जॉर्प्शन ऑफ अल्कोहल एंड सिंपल sugar and water in stomach itself, and water is absorbed also in large intestine, and some drugs are also absorbed. So basically major, like all proteins, all vitamins, minerals and carb, they are basically absorbed in
स्मॉल इंटेस्टाइन। सो स्मॉल इंटेस्टाइन इज द मेजर पार्ट। अब उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है प्रेजेंस ऑफ विलाई, और विलाई में से फैट कैसे एब्जॉर्ब हो रहा है आपको पता है, एक्टिवली एंड पैसिवली जो है प्रोटीन अमाइनो एसिड्स जो है इधर से उधर ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। अगर फैट को ट्रांसफर करना होगा तो फैट को ट्रांसफर करने में एक मसला आ जाता है कि वो ऐसे नहीं ट्रांसफर कर सकता। तो सबसे पहले उसको क्या करना होता है ना, कि फैटी एसिड जो है ना वो उसको क्या किया जाता है कि पहले उसके ऊपर एक प्रोटीन की कोटिंग चढ़ाई जाती है। प्रोटीन की कोटिंग चढ़ा करके उसको काइलोमाइक्रोन में कन्वर्ट किया जाता है। फिर वो उस सेल से क्रॉस करते हुए फिर फाइनली उसको हम कहाँ पे लाते हो? लैसेटल्स में भेजते हो, जहां से फिर वो ब्लड में आता है। ठीक है, तो ये काइलोमाइक्रोन को याद रखना बहुत जरूरी है यहाँ पर। अब आ जाते हैं हमारा लास्ट पोर्शन ऑफ द एलिमेंटरी कैनाल इज द लार्ज इंटेस्टाइन। इट हैज 3 sections and it is around 1 to 1.5 meter long, and the basic the 3 different parts are caecum, colon and rectum. It is talking about caecum, बहुत जिस तरह से आप बोल सकते हैं, it is well developed in herbivorous but a very small in man. हमारे ह्यूमन में ये काफी छोटा होता है, लेकिन herbivorous प्लांट्स में जो है, जो कट च्यूइंग प्लांट करते हैं, जो कट च्यूइंग करते हैं, उनमें ये काफी बड़ा होता है। colon consist of an ascending colon, transverse colon and descending colon. बेसिकली जो केसम में ही वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, और रेक्टम में बेसिकली जो ये पेल्विक पे होता है, और इनके पास एक एनल स्फिंक्टर होता है। फाइनली जो वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है, जो फीकल मटेरियल होता है, वो रेक्टम में स्टोर किया जाता है। और लार्ज इंटेस्टाइन में सिर्फ वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा और साथ साथ कुछ ड्रग्स एब्जॉर्ब होंगे, और कुछ नहीं होता यहाँ पर। डाइजेशन इन लार्ज इंटेस्टाइन की यहाँ पे फिर से बात की गई है। तो देखिए कोई डाइजेशन होती नहीं है लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर में, सिर्फ वाटर या कुछ ड्रग्स जो है यहाँ पर एब्जॉर्ब किए जाते हैं। लेकिन एक बात है कि फुल्ली डाइजेस्टेड अल्कलाइन सेमी फ्लूइड, आपको पता है ना अल्कलाइनिटी वहां पे कैसे आया था? बाइल जूस की वजह से आया था, है ना। जो फुल्ली डाइजेस्टेड अल्कलाइन सेमी फ्लूइड नोन एज काइम, आप ये बात याद रखिए, ये स्पेसिफिक टर्म है काइम, जो स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन में होता है, उसको जो सेमी सॉलिड अल्कलाइन सेमी फ्लूइड फूड इज नोन एज काइम। एंड लार्ज इंटेस्टाइन आल्सो सिक्रीट म्यूकस टू एडहेर वाटर मॉलिक्यूल। एक तो म्यूकस का वो सिक्रीशन करते हैं ताकि वो वाटर मॉलिक्यूल्स को ट्रैप कर सकें, और साथ साथ जो पैसेज ऑफ दैट फीकल मटेरियल हो वो इजी हो सके, इसलिए म्यूकस का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, एंड देयर इज नो स्पेसिफिक सिग्निफिकेंट डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन होता है यहाँ पर। ठीक है, कोई डाइजेशन यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं होती, एब्जॉर्प्शन हो रही है। किनकी एब्जॉर्प्शन हो रही है? वाटर की एब्जॉर्प्शन विद द हेल्प ऑफ म्यूकस, और यही म्यूकस फिर बच्चा क्या करता है? मूवमेंट में स्काइम के मूवमेंट में हेल्प करता है। फाइनली एसिमिलेशन की जब हम बात करेंगे बच्चा, तो एसिमिलेशन का मतलब होता है कि जब फूड एब्जॉर्ब हो गया, फूड इज एब्जॉर्ब, नाउ इट इज बीइंग ट्रांसपोर्टेड टू द ब्लड कैपिलरीज, जहां से फिर फर्दर वो सेल तक पहुंचता है जहां उसका इस्तेमाल होता है। दिस प्रोसेस नोन एज एसिमिलेशन। तो वेरी फर्स्ट वाज इज इजेशन, डाइजेशन, है ना, डाइजेशन, एंड देन इट वाज एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन हुआ, दैट मींस जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स, जो मॉलिक्यूल बनाए गए, उसको कहां भेजा गया? थ्रू विलाई, लेसेटल सेल के थ्रू वो ब्लड में पहुंचा, और ब्लड में से फिर वो जब अपने सेल तक पहुंच गया जहां पर कि उसका इस्तेमाल होता है, एंड दिस प्रोसेस नोन एज एसिमिलेशन। तो कहां से बात हो गई, है ना, विलाई से लेकर के जो ब्लड कैपिलरीज में आना, और कैपिलरीज से अल्टीमेटली अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचना, दिस प्रोसेस नोन एज एसिमिलेशन। एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है स्मॉल सब म्यूकोसल, जो म्यूकोसल लेयर से, इंटेस्टाइनल के म्यूकोसल लेयर से वो ट्रैवल होकर के ब्लड तक पहुंचना इज एब्जॉर्प्शन, और ब्लड से फिर जहां पर इस्तेमाल होना है वहां तक पहुंचना इज एसिमिलेशन। The incorporation of digested food into the cell for their use is called assimilation. Incorporation, इस्तेमाल कर लेना। ग्लूकोज का इस्तेमाल किस चीज के लिए किया जाता है? ग्लूकोज का इस्तेमाल एनर्जी प्रोडक्शन के लिए किया जाता है। तो अल्टीमेटली जहां पर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी वहां पर जाकर के वो एसिमिलेट होगा, एब्जॉर्ब होगा, एंड देन एसिमिलेट होगा, एंड देन फाइनली इजेशन होगी। इजेशन क्या होता है? इजेशन का अनएब्जॉर्ब फूड जो होता है वो केसियम में स्टोर किया जाता है, और इलियोकेकल वाल्व होती है, और फाइनली इसको रेक्टम में थोड़ी देर के लिए स्टोर किया जाता है, एंड फाइनली इसको डिफिकेशन या फिर की पुश आउट कर दिया जाता है। यहां तक बात समझ में आएगी, इजेशन आपको समझ में आ गया। सो हियर वी हैव कंप्लीटेड आवर कंप्लीट एलिमेंटरी कैनाल। वी हैव स्टार्टेड विद बकल कैविटी, देन वी वेंट टू ओएसोफेगस, देन वी वेंट टू स्टमक की हमने बात करी, देन वी वेंट फॉर स्मॉल इंटेस्टाइन। इन स्मॉल इंटेस्टाइन्स टुडे वी हैव स्टार्टेड आवर वीडियो लेक्चर विद स्मॉल इंटेस्टाइन, वेयर वी हैड डिस्कस्ड अबाउट लिवर। लिवर हैज 2 lobes, है ना, 2 lobes है, and they have hepatic cells that secretes bile juice, where and that is passed through hepatic duct to gallbladder as well as to the duodenum. So further उसके बाइल की क्या एक्टिविटी होती है? बाइल की एक्टिविटी होती है एमल्सिफिकेशन की, फैट के बड़े मॉलिक्यूल्स को तोड़ के छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना। पैनक्रियाज के बाद डबल एक्शन होता है, एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन एक्टिविटी। एक्सोक्राइन एक्टिविटी एक डक्ट के थ्रू, है ना, हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट के थ्रू फिर वो डुओडेनम तक आता है, और पैनक्रियाटिक जूसेस में, है ना, पेप्टाइडेजेस होता है, माइलेजेस होता है, लाइपेजेस होता है। ठीक है, तो वो फैट, प्रोटीन और कार्ब को डाइजेस्ट करती है नियरेस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म पे। अल्टीमेटली जो सक्कस एंटेरिकस जो है, इंटेस्टिनल जूस जो है स्मॉल इंटेस्टाइन का,
वो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है, दैट मीन्स अमाइनो एसिड में, ग्लूकोज में, एंड देन फाइनली पेंटोज शुगर एंड बेसिस में कन्वर्ट कर देती है, तो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म पे आ जाता है। नाउ दिस विलाई थ्रू लेसेटल सेल, ये इसको कहां पे ट्रांसफर कर दिया जाता है? इट इज ट्रांसफर्ड टू the blood, through the blood capillaries, where it is being transported to the cell where it will be used. This is known as assimilation. So basically यहां तक आपको बात समझ में आ गई। फैट वाला जरूर, पॉलीकायरॉन वाला जरूर समझ में याद रखिएगा, इसको नहीं भूलना है, इससे सवाल आए हैं, ठीक है, काइलोमाइक्रॉन्स के बारे में, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, यहां तक तो हो गया, हमारा पूरा डाइजेशन कंप्लीट हो गया। अब हम देख लेते हैं कि हमारे डाइजेशन की रेगुलेशन कैसे होती है। तो बेसिकली बच्चा मैं आपको बता दूं कि गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक अंडर द न्यूरल एंड हार्मोनल कंट्रोल, इसके अंदर एक न्यूरल और हार्मोनल कंट्रोल होता है। आपने ग्रेलिन के बारे में सुना है, ये एक हार्मोन होता है बच्चा, है ना, जो आपको इसको हंगर हार्मोन कहा जाता है, और ये आपके स्टोमक में ही रिलीज होता है। आपको जो पेट में गुड़गुड़ाहट होती है, जो ग्रेलिन होती है, नो, तो ग्रेलिन एक हंगर हार्मोन है और एंटेरो एंडोक्राइन सेल है। एंडोक्राइन सेल मतलब कि वो डायरेक्टली ट्रांसफर, जहां पे जरूरत होता है वहां पे उसको डाल दिया जाता है और उसका कुछ इंपैक्ट होता है। तो बेसिकली ग्रेलिन इज एन हंगर हार्मोन, और बेसिकली आपने ये कब होगा? जब आपको भूख लगेगी बहुत ज्यादा, जब भूख लगेगी, ब्रेन को लगेगा दैट हंगर इज देयर, तो हंगर हार्मोन रिलीज होगी ग्रेलिन, तो आपको पता चल जाएगा। तो बहुत सारे लोग क्या भी करते हैं ना कि अगर भूख को सप्रेस करने के ग्रेलिन हार्मोन को सप्रेस कर लेते हैं, ठीक है बच्चा। दूसरा जो टर्म यहाँ पे लिखा हुआ है ड्रूलिंग। ड्रूलिंग पता है क्या होता है? जब आप नींद में होते हो, मतलब सोए हुए होते हो, तो आपके मुंह से ना सलाइवा निकलता रहता है, दिस इज नोन एज ड्रूलिंग, ठीक है। और बेसिकली जो आपका जो सलाइवा है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है, एंड वी हैव बेसिकली टू टाइप्स ऑफ सलाइवा। एक जो सलाइवा अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो वो एक रेस्टिंग सलाइवा होता है, इसकी वॉल्यूम बहुत कम होती है और ये न्यूट्रल होता है, इसकी पीएच जो होती है वो करीब 7 के करीब होती है, और हल्की सी स्लाइटली एसिडिक आप कह सकते हैं, 6.8 6.5 के करीब होती है, और इसमें एंजाइम्स की भी कमी होती है, उतने अमाइलेज वगैरह ज्यादा नहीं होते हैं इसके अंदर। लेकिन जब आप स्टिमुलेटेड हो जाओगे ना, जब आप के अंदर कुछ आप कुछ अच्छी, आप भूखे हो, ग्रेलिन हार्मोन आपके बॉडी में रिलीज हुआ, फिर उसके बाद आपने कुछ अच्छी चीज देखी, तो आपके मुंह से पानी निकलेगा, ठीक है। तो पानी जब निकलेगा तो मतलब वो सलाइवा निकलेगा, तो सलाइवा जो स्टिमुलेटेड सलाइवा होगा ना, उसकी वॉल्यूम ज्यादा होगी। ऑब्वियस सी बात है, जब मुंह में पानी आ जाना मतलब क्या, सलाइवा का वॉल्यूम बढ़ जाना, तो हाई वॉल्यूम होगा वो, और वो एल्कलाइन होता है। जो रेस्टिंग सलाइवा थे वो न्यूट्रल थे और स्लाइटली एसिडिक थे, लेकिन जो सलाइवा स्टिमुलेटेड है, जो स्टिमुलेशन की वजह से निकला है, वो एल्कलाइन होता है, उसमें बहुत सारे एंजाइम्स भी होते हैं, ठीक है। और साथ साथ जो आपको मैं बता दूं कि जो आपके पेट में, अब जैसे आप मुंह में पानी आया, फिर आपने कुछ खाया, तो फिर वो अल्टीमेटली स्टोमक में पहुंचा, तो स्टोमक में जब पहुंचा है ना, वहां पर स्टोमक में फिर से एक जी सेल्स होते हैं, जो पाइलोरिक रीजन, आपको मैंने बताया ना, पाइलोरिक फंडिक जो आपको रीजन बताया था मैंने, तो पाइलोरिक रीजन से बेसिकली एक जी सेल होता है वहां पर, है ना। तो ये भी वही वाली सेल है, एंटेरो एंडोक्राइन सेल ही है। तो ये बेसिकली क्या, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, अब ये गैस्ट्रीन रिलीज करते हैं, फिर फर्दर वही स्टिमुलेट करता है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को, एंड देन फाइनली गैस्ट्रिक जूसेस निकलती हैं स्टमक के अंदर। तो इस तरह से इसको रेगुलेशन भी किया जाता है। आई होप यहां तक बात आपको समझ में आ रही है, कैसे रेगुलेशन हो रहा है आपका, ठीक है। तो जी, और एक चीज और मैं आपको बता दूं बच्चा कि वी हैव 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेलेवरी ग्लैंड्स ना, एक पैरोटिड था, एक सबमैंडिबुलर था, एक सबलिंगुअल था। तो आपको मैं बता दूं कि पैरोटिड ग्लैंड जो आपका सेलेवरी ग्लैंड है वो सबसे बड़ा ग्लैंड है, और सब मैंडिबुलर उससे छोटा, और जो सब लिंगुअल है, जो सबसे टंग के सबसे बेस पर है, वो सबसे छोटा है। बट मैं आपको बता दूं सबसे ज्यादा सलाइवा अगर कहीं से निकलेगा ना, तो वो सब मैंडिबुलर सेलेवरी ग्लैंड से ही निकलता है। बड़ा, सबसे बड़ा पैरोटिड है, लेकिन सबसे ज्यादा वॉल्यूम ऑफ सलाइवा निकालता कौन है? सबसे ज्यादा वॉल्यूम ऑफ सलाइवा कौन निकालता है? सब मैंडिबुलर निकालता है। सब मैंडिबुलर सेलेवरी ग्लैंड जो होता है आपके माउथ के अंदर, तो जॉस के अंदर, जो अपने सलाइवा को आपके टंग के नीचे रिलीज करता है, वो जो सब मैंडिबुलर सेलेवरी ग्लैंड है, वो सबसे ज्यादा 70% ऑफ द स्टिमुलेटेड सेलेवरी जो होता है वो कौन करता है? 70% ऑफ योर स्टिमुलेटेड जो सलाइवा होता है वो सब मैंडिबुलर ही करता है, ठीक है जी। यहां तक बात समझ में आ गई है। एंड अल्टीमेटली आपने देख लिया कि जी सेल्स का क्या इंपैक्ट है ना, आपके रेगुलेशन और डाइजेस्टिव सिस्टम में। जैसे जी सेल एक्टिवेट होगी तो वो पाइलोरिक रीजन में होती है, तो वो गैस्ट्रीन रिलीज करती है, और वही गैस्ट्रीन फिर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को एक्टिवेट करके गैस्ट्रिक जूसेस बनाता है। आई होप कि यहां तक बात आपको समझ में आ गई है। चलिए भाई, नेक्स्ट पे हम पहुंचते हैं। देखिए, गट फीलिंग एंड सेकंड ब्रेन आपने सुना है, आपने कई दफा सुना होगा कि ना, दिस इज माई गट फीलिंग, और ठीक है। तो गट फीलिंग के बारे में समझिएगा। एंड सान्या शर्मा, हेलो बच्चे।
एंड बच्चा एक गट फीलिंग एंड सेकंड ब्रेन, आपके ना गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट को ना सेकंड ब्रेन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका बहुत ज्यादा कनेक्शन है आपके कि बहुत सारी एंट्रिक नर्वस सिस्टम का एक नेटवर्क है ना जो एक्सटेंड होकर के ब्रेन तक जा रहा होता है बच्चा। ठीक है, तो अलोंग डाइजेस्टिव ट्रैक में बहुत सारे अपने नर्व्स एंड न्यूरॉन्स का एक ट्रैक है जो आपके ब्रेन को वहां तक पहुंचा रहा है। आपको पता है कि आपका जो मेडुला ऑब्लोंगाटा, आपकी वॉमिटिंग वगैरह के बारे में भी अभी मैं आपको बताऊंगा, आपको पता चलेगा कि किस तरह से आपका ब्रेन कंट्रोल करता है वॉमिटिंग एंड ऑल को। सो बेसिकली ब्रेन आर कनेक्टेड एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स। आपको सबसे पहले तो ये जानना पड़ेगा कि न्यूरॉन से हमारे जो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक है वो हमारे ब्रेन से कनेक्टेड होते हैं। आपको पता है जब आप घबरा रहे होते हैं, जब आप डरे हुए होते हैं, तो आपको पता है ना कि जब आपका गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक का जो काम करना है वो काफी इफेक्ट पड़ता है, वो वर्स हो जाता है। आप स्ट्रेस में होगे या बहुत ज्यादा डर जाओगे, घबराए रहोगे तो डाइजेशन में फर्क पड़ जाता है। ठीक है, आपने कभी सुना होगा ना कि पब्लिक स्पीकिंग में आप कहीं पे स्टेज पे खड़े हो, आप पेट में अजीब से गुड़गुड़ाहट से होने लगती है। कहीं और गुड़गुड़ाहट क्यों नहीं होती? कान में फुसफुसाहट क्यों नहीं होती? पेट में गुड़गुड़ाहट क्यों होती है? क्योंकि इसका कनेक्शन ब्रेन का जो बच्चे कनेक्शन होता है ना वो सबसे ज्यादा कहां तक होता है? ब्रेन आपके स्टमक से होता है। आपका स्टमक, आपका गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक इज द सेकंड ब्रेन ऑफ द बॉडी। ठीक है, और जब आप खतरे में होते हो, बहुत ज्यादा खतरे में हो, तो हमने एक वीडियो भी बनाई है अपने वेद साइंस चैनल के ऊपर ना, उसके ऊपर ये भी मेंशन किया हुआ है। हमने वहां पे आपको बताया है कि किस तरह जैसे ही आपके ऊपर कोई सडन अटैक होता है तो डाइजेस्टिव सिस्टम बिल्कुल ही ब्लॉक हो जाती है, डाइजेशन होता ही नहीं है। ठीक है, तो कैसे ब्रेन जो है, बिल्कुल ब्रेन और जो आपका गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक है कितना एसोसिएटेड है आपस में। ठीक है बच्चा, यहां तक बात समझ में आई है बच्चे लोगों को? रेस्टिंग एंड स्टिमुलेटेड सलाइवा के बारे में जरूर पढ़ लीजिएगा, इससे सवाल एनटीएससी में आए हैं। ठीक है, और ग्रेलिन हार्मोन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और गैस्ट्रीन भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अल्टीमेटली हम आ जाते हैं अपने फाइनली डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम्स के ऊपर में। सबसे पहला जो डिसऑर्डर यहां आपको दिख रहा है वो है जॉन्डिस। जॉन्डिस क्या होता है ना, जब आप बहुत ज्यादा ऑयली फूड खाते हो, बहुत ज्यादा तेल मसाला खाते हो, पानी की कमी हो जाती है तो जॉन्डिस हो जाता है। बेसिकली क्या होता है, इसमें इंपैक्ट सबसे ज्यादा लिवर पर होता है। ये सबसे ज्यादा इंपैक्ट लिवर पर होता है और आपकी बॉडी येलोइश होने लग जाती है। और बेसिकली इसमें क्या होता है, इट्स अ कंडीशन इन विच स्किन वाइट्स ऑफ द आईज एंड म्यूकस मेम्ब्रेन टर्न्स येलो। ज्यादातर देखिएगा कि हाई बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन का कॉन्सेंट्रेशन जब बढ़ जाता है ना, तो वो क्या होता है कि आपके बॉडी में जो है ऑफकोर्स वो क्या हो जाता है, उसका इफेक्ट दिखने लगता है, तो आपकी बॉडी येलोइश दिखने लगती है। और यही जॉन्डिस जब फर्दर और ज्यादा वर्सन हो जाता है तो हेपेटाइटिस में कन्वर्ट हो जाता है। साथ साथ कभी कभी ट्यूमर भी हो जाती है और गॉल स्टोन होने का भी बहुत ज्यादा खतरा होता है। ठीक है, क्योंकि बाइल, आपको पता है ना कि बाइल के अंदर बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन होगी। जो जॉन्डिस हो रहा है दैट मींस बहुत ज्यादा बाइल का सिक्रीशन हो रहा है, और या बाइल का सिक्रीशन हो रहा है तो और बहुत ज्यादा उसका कंजम्पशन नहीं हो पा रहा है। ठीक है, और आपको सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो ये कुछ सिम्टम्स आपको जॉन्डिस के अंदर में देखने को मिल सकते हैं। थोड़ा फीवर आ सकता है, थोड़ी ठंड लग सकती है, स्टमक में पेन बहुत ज्यादा होता है, फ्लू लाइक सिम्टम्स होते हैं, स्किन कलर तो ऑब्वियस सी बात है चेंज हो जाता है। और सबसे आपको जो फौरन पता चलेगा वो ये पता चलेगा कि आपकी यूरिन कलर जो है ना बच्चे, वो बिल्कुल डार्क कलर्ड हो जाएगी, एकदम येलोइश कलर हो जाएगी। और स्टूल भी आपका बहुत क्ले कलर का होगा, बिल्कुल जो नॉर्मली कलर्ड होता है वो नहीं होता है। ठीक है, these are some of the symptoms you might be suffering from jaundice. तो to prevent yourself from jaundice तो basically you need to eat less fatty और spicy food आपने कम खाना है, साथ साथ पानी बहुत ज्यादा पीते रहना है। ठीक है, लिवर की ये लिवर बेसिकली जॉन्डिस क्या है, लिवर का मैल फंक्शनिंग है। इसमें क्या हो रहा है कि लिवर ही तो प्रोड्यूस करता है ना बाइल, हेपेटिक सेल से हेपेटिक डक्ट के थ्रू वो लिवर प्रोड्यूस करता है। फिर वही उसी लिवर का कॉन्सेंट्रेशन जब जरूरत से ज्यादा बढ़ जाती है तो जॉन्डिस होने का खतरा। अल्टीमेटली वोमिटिंग की बात की जाए ना तो ये कंट्रोल कहां से होता है बच्चा, आपके ब्रेन में मेडुला ऑब्लोंगाटा आपकी वोमिटिंग को कंट्रोल करता है। और बेसिकली वोमिटिंग किसको कहते हैं, फोर्सफुली एक्सपल्शन। स्टोमक में जो चीजें हैं वो फोर्सफुली, कई दफा पेट से भी, स्मॉल इंटेस्टाइन से बाहर नहीं आ पाएगा, लेकिन पेट से क्या होता है ना, स्टमक तक अगर कोई चीज है तो उसको आप बाहर पुश आउट कर दोगे तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं वोमिटिंग हम। और ये बेसिकली होता किस वजह से बच्चा, आप उल्टा पुल्टा कुछ खा लोगे या डाइजेशन नहीं हो पाई या कोई इन्फेक्शन हो गया या फिर कि मोशन सिकनेस। आप जानते हैं जब आपके कान में ना बच्चे, जब आप आपके पास ये होता है, मैं आपको बताऊं कि ना आपका वेस्टिबुलर सिस्टम होता है कानों के अंदर, जब आप ऐसे बहुत ज्यादा हिलोगे या गोल गोल घूमोगे तो वो इंबैलेंस हो जाता है, उस वजह से भी उल्टी होती है। ठीक है, उस वजह से भी बहुत ज्यादा उल्टी है। प्रेगनेंसी में रिलेटेड में फिर आपको देखिएगा कि वहां पर होता है जब बहुत ज्यादा सर दर्द होता है, मेडुला ऑब्लोंगाटा, फिर एनेस्थीसिया जब आपको दिया जाता है, तो इस तरह में कंडीशंस में आपको वोमिटिंग फील हो सकती है। सबसे ज्यादा तो फूड पॉइजनिंग एंड इंडाइजेशन में आपने जरूर ही फील किया होगा वोमिटिंग को। और मैं आपको बता दूं बच्चा कि ये जो मेडुला ऑब्लोंगाटा में जो कीमोरिसेप्टर ट्रिगर जोन होता है वही बेसिकली कंट्रोल कर रहा होता है। और एक बात हमेशा याद रखें, ये कानों के अंदर जो आपका फ्लूइड होता है जिसको वेस्टिबुलर सिस्टम कहते हैं, उसकी इंबैलेंस से भी कभी कभी वोमिटिंग होती है। इसलिए आप बहुत ज्यादा हाथ लेके चक्कर लगा लो, घूम लो,
या फिर कि अभी कभी आप ना वो आप पार्क वगैरह गए होंगे, जो जो फन पार्क वगैरह होता है, इसमें आप झूलों पे झूलते बोलते हैं, तो उससे क्या होता है ना बच्चे, जब मूवमेंट होती है ना तो आपकी वेस्टिबुलर सिस्टम के जो इनर एयर के अंदर जो डिसबैलेंस हो जाता है उसकी वजह से भी वोमिटिंग होती है। ठीक है। फाइनली डायरिया है। डायरिया के बारे में तो आप जानते ही हैं कि डायरिया के अंदर क्या हो जाता है ना, वाटर एब्जॉर्प्शन जो लार्ज इंटेस्टाइन वो ज्यादा नहीं कर पाती स्टूल से, जो आपको क्या पता है लार्ज इंटेस्टाइन में ज्यादा से ज्यादा वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, तो ये जब वाटर एब्जॉर्ब नहीं हो पा रही है तो वो क्या हो जा रही है, तो वो इसलिए जो है जो जो काइम था, जो अल्कलाइन, जो सेमी फ्लूइड ना होकर के वो बिल्कुल ही फ्लूइड हो जाए, तो काइम क्या था, सेमी फ्लूइड था। लेकिन डायरिया के केस में वो काइम जो है सेमी फ्लूइड नहीं, बिल्कुल फ्लूइड ही कंडीशन रहती है। इसकी पीछे की वजह यह है कि वाटर का एब्जॉर्प्शन जो आपको म्यूकस की हेल्प से लार्ज इंटेस्टाइन में होना था वो नहीं हो पा रहा है। और इसकी वजह क्या क्या हो सकती है, सिम्टम्स क्या क्या है बच्चा। डायरिया का एक डेफिनेशन देख लीजिए, डायरिया इज वन ऑफ व्हेन योर बॉयल मूवमेंट बिकम्स लूज, आप देख रहे हैं लूज और वाटरी हो जाती है, और बेसिकली 3 से 4 बार अगर ज्यादा हो रहा है तो इसको डायरिया ही कंसिडर किया जाता है। और बहुत ही ज्यादा एब्डोमिनल क्रैम्प्स महसूस होगा, उल्टी उल्टी फील होगी, नोजिया फील होगा, फीवर भी आ जाता है, पेट में ब्लॉटिंग गैस का बन जाता है, और जनरलाइज्ड वीकनेस इस वजह से हो जाती है। इसकी वजह यह होती है क्योंकि बहुत ज्यादा फ्लूइड आपकी बॉडी से निकल जाता है, तो फ्लूइड निकलने की वजह से आपके अंदर वीकनेस आ जाती है। कॉन्स्टिपेशन, बहुत लोग इससे परेशान रहते हैं, ये भी एक गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट का एक एक डिजीज तो नहीं कहिए, एक मैल फंक्शनिंग कह लिए गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट का, कॉन्स्टिपेशन का। तो कॉन्स्टिपेशन अकर्स व्हेन बॉयल मूवमेंट बिकम्स लेस फ्रीक्वेंट एंड स्टूल बिकम्स डिफिकल्ट टू पास। ऑब्वियस सी बात है, मैंने आपको क्या बताया था, म्यूकस का फॉर्मेशन स्मॉल इंटेस्टाइन करती है जो कि वाटर के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है, एंड देन फर्दर वो क्या करती है, उसकी जो काइम के मूवमेंट को इजी अप करती है। तो जब वो बहुत कम हो जाएगा तो दैट्स वाई कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो कॉन्स्टिपेशन से बचने के लिए बच्चों क्या करोगे आप लोग करोगे देसी घी, फैट का आपके फूड में फैट होना जरूरी है। दूसरा आप आपके फूड में फाइबर्स का होना बहुत जरूरी है, जो इनडाइजेस्टेड फाइबर्स होते हैं। इनडाइजेस्टेड फाइबर जैसे आप ओट्स खाते हो या फिर ग्रीन वेजिटेबल्स खाते हो या फिर कि आप स्वीट पोटैटो खाओगे, उसके अंदर फाइबर्स होता है। फाइबर्स क्या होता है, ये ये ब्रेक डाउन नहीं होता। फाइबर को ब्रेक डाउन करना, क्योंकि हमारा लार्ज इंटेस्टाइन इतना बड़ा है नहीं, इसीलिए हम घास वास खा लोगे, घास वास पच नहीं पाएगा आपसे। तो घास वास कौन खा पाते हैं, बड़े जानवर जो हर्बीवोरस प्लांट्स हैं, हर्बीवोरस एनिमल्स हैं सॉरी, वो खा पाते हैं, क्योंकि उनके जो है ना जो लार्ज इंटेस्टाइन काफी बड़े होते हैं। तो हमारा जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो काफी छोटा है, इसलिए हम फाइबर को डाइजेस्ट नहीं कर पाते, तो फाइबर जो एज इट इज बाहर चला जाता है। तो ये हेल्प करता है पास ऑन काइम के फीकल मटेरियल के पास ऑन करने के लिए। ठीक है। और एबंडेंसी ऑफ वाटर हेल्प्स टू रिलीव कॉन्स्टिपेशन। बहुत ज्यादा पानी आप रेगुलरली पीते रहें, दिस विल हेल्प यू। फाइनली इंडाइजेशन, आपको बहुत जगह कई दफा आपने इस चीज को फील भी किया होगा, कुछ बहुत ज्यादा स्पाइसी चीजें खा ली या बहुत ज्यादा मतलब ऑयली चीजें खा ली, तो आपको लगता होगा कि डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है, तो एसिडिटी सी फील होती है आपको। तो बेसिकली इंडाइजेशन तो यही होता है, इसमें आपको बहुत ज्यादा एसिडिटी सी फील होगी, या फिर बहुत ज्यादा गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में ऑइसोफेगल में जलन सी महसूस होती है, तो ये सारे इंडाइजेशन होता है। इसको ठीक आप बहुत ज्यादा एसिडिटी हो जाती है, एसिडिक कंडीशन, HCl का कॉन्सेंट्रेशन वहां बढ़ जाता है। तो इससे क्या होता है बच्चे, आप इफ यू विल बी हैविंग मोर एंड मोर वाटर, इट विल हेल्प यू इन डाइजेशन। एंड स्पेशली क्या होता है कि जब एसिडिक एनवायरमेंट कंडीशन हो जाती है बहुत ज्यादा, तो अब पानी बहुत ज्यादा पी लोगे तो वो डाइल्यूट हो जाता है। फाइनली जो सबसे इंपॉर्टेंट जो इस वाले डिजीजेस में था, वो प्रोटीन एनर्जी मैलन्यूट्रिशन। आप इन छोटे बच्चों को देख सकते हैं कितने ज्यादा मैलनरिश्ड और अंडर नरिश्ड आपको ये दिख रहे होंगे, कि इनको बेसिकली इनकी बेसिक फूड रिक्वायरमेंट्स भी इनकी पूरी नहीं हो पा रही है यहाँ पर। ठीक है। तो बेसिकली प्रोटीन एनर्जी मैलन्यूट्रिशन का मतलब यही है कि बच्चा के जो एनर्जी फ्रॉम प्रोटीन से भी एनर्जी मिलती है ना आपको, अभी मैंने अपने पिछले वीडियोस में बताया भी है, वो इनको नहीं मिल पाता। तो बेसिकली इसके क्या है, इज अ फॉर्म ऑफ मैलन्यूट्रिशन, खाना पूरी तरह नहीं मिल पाना एज अ रेंज ऑफ कंडीशन अराइजिंग फ्रॉम कोइंसिडेंट लैक ऑफ डाइटरी प्रोटीन। और डाइटरी प्रोटीन या एनर्जी ही नहीं मिल रही है बच्चों को। ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया था बच्चा, कि डाइजेशन के दौरान में ना जो क्या करता है कि जब आपके पास ना फैट होगा ना ग्लूकोज होगा, तो वो फिर आपकी प्रोटीन को ही डीअमीनेशन करके तोड़ करके फिर उसको एनर्जी के फॉर्म पे इस्तेमाल करने लगता है। तो यही वजह बन जाती है, जब आप प्रोटीन बॉडी को नहीं दोगे, ग्लूकोज नहीं दोगे, आप जो है फैट नहीं दोगे, तो अल्टीमेटली वो किस पे बचे, फाइनली वो किस पे आएगा, वो आपके मसल सेल्स पर आएगा, जो फर्दर उसको तोड़ करके डीअमीनेशन करके फिर उसको क्रेब्स साइकिल में पार्टिसिपेट करा करके आपको एनर्जी देगा। तो बेसिकली यही वजह होती है। मेरास्मस की बात करें ना बच्चा, तो मेरास्मस में ना बच्चा आपको मैं बता दूं कि इसमें ना पूरी सारी ही न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है। प्रोटीन की तो होती ही होती है, क्योंकि आपको पता है कि प्रोटीन एक मसल बिल्डिंग न्यूट्रिएंट है,
जो आपके मसल को, आपके बॉडी में मसल्स को ना डेवलपमेंट में हेल्प करता है। तो अल्टीमेटली यहाँ पर क्या हो रहा है ना कि मेरास्मस में ना तो कार्ब भी मिल पा रहा है ठीक से, ना तो फैट मिल पा रहा है, ना ही प्रोटीन मिल पा रहा है। तो इसमें पूरी तरह ही अंडर नरिश्ड होते हैं बच्चे। और आप स्पेशली जानिएगा कि थर्ड वर्ल्ड नेशंस में, इंडिया में भी आपको इस तरह की बीमारियां बहुत जगह देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि न्यूट्रिशन की बहुत ज़्यादा कमी होती है इनके यहाँ पे। ठीक है, तो मेरास्मस में बेसिकली क्या होता है, सारे ही न्यूट्रिशंस की कमी होती है, अलोंग विथ फैट की प्रोटीन की न्यूट्रिशंस की कमी होती है। और क्वाशिकॉर जो होता है बच्चा, इसमें देखिए इसमें न्यूट्रिशंस बाकी सारी चीजें तो मिलती हैं, सिवियर प्रोटीन मैल न्यूट्रिशन एडिमा, इसमें पेट फूल जाता है और लिवर एनलार्ज हो जाती है ना। और बेसिकली इसमें देखिए कैलोरी इनटेक तो मिलती है, कैलोरीज तो आपको पूरी मिलती है, लेकिन प्रोटीन का कंजम्पशन बहुत कम होता है। तो इस वजह से मेरास्मस कॉज होता है। तो आपको क्वाशिकॉर कॉज होता है। तो मेरास्मस और क्वाशिकॉर में फर्क इतना सा है कि मेरास्मस में कोई भी न्यूट्रिशन नहीं मिल रही है, प्रोटीन तो नहीं ही मिल रही है, लेकिन क्वाशिकॉर में क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है कि इसमें सारी कैलोरीज तो सफिशिएंटली मिल रही है, लेकिन प्रोटीन अबंडेंसी में नहीं मिल रहा है। तो आई होप कि हमने हमारा ये वाला चैप्टर पूरी तरह कंप्लीट कर लिया है। तो इसमें कुछ ज़्यादा तो और नहीं है कुछ बताने के लिए। आई होप कि आपके एग्जामिनेशन में ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। ठीक है, तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल वेद साइन, एंड ऑल्सो आई वुड रिक्वेस्ट you guys to join us at our Telegram channel @VedScience, where there we will be providing you this the PDF version of this slides on which you are studying. Apart from that, we will be providing you some PDFs for PYQs as well. तो इस वाले चैप्टर को जैसे ही आज हमने कंप्लीट कर लिया है, the next tomorrow we will be going for PYQs for this only chapter. तो कल आप इस चैप्टर को ढंग से आप पढ़ के रखिएगा, बिल्कुल समझ के रखिएगा। इसी से एसोसिएटेड कल हम आपसे 30 क्वेश्चंस पूछेंगे, 30 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, एंड वी विल सी कि आप उसमें कितना स्कोर कर पाते हो। हालांकि ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर नहीं है सर, बहुत ही ज़्यादा याद करने वाली चीज़ें हैं, कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने वाली चीज़ें नहीं है, सिंपल सी चीज़ें हैं। छोटे छोटे टर्म्स को आपने याद रखना है, छोटे छोटे स्फिंक्टर्स के नाम याद रखने, छोटे छोटे टर्म्स याद रखने हैं। ठीक है, तो ऐसा आप करेंगे तो फॉर श्योर आप इसमें ह्यूमन फिजियोलॉजी का ये सबसे पहला टॉपिक डाइजेशन एब्जॉर्प्शन अभी कंप्लीट होता है, जो आपके एनटीएससी, नीट एंड ओलंपियाड के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल साबित होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस, थैंक यू सो मच।